मेरा नाम स्टेफनी है और मैं लोकल लाइब्रेरी में वॉलंटियर काम करती हूँ। एक दिन मुझे लाइब्रेरी के कोने में पुराने अखबारों और टूटी हुई कुर्सी के बीच एक फोन मिला। वो एक आम स्मार्टफोन था जो साइड से थोड़ा बहुत टूटा हुआ था। वो जिसका भी था, शायद वो उसे वहां भूल गया था। लाइब्रेरी की हेड तब तक जा चुकी थी और वो अपने साथ लॉकर की चाबी भी ले गई थी। इसलिए उस फोन को अपने पास ये सोचकर रख लेती हूँ कि कहीं उसके मालिक का फोन ना आ जाए। लेकिन उस रात जब मैं उस फोन के मालिक की तलाश में उसकी गैलरी देख रही थी तो मुझे मालूम पड़ा कि वो जो भी एक शानदार फोटोग्राफर है। मैंने अचानक उस फोन में अपनी तस्वीर देखी और ज्यादा तह तक जाने के बाद मुझे अपनी और भी तस्वीरें मिली। कहीं मैं पार्क में चल रही हूँ, एक में मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ और फिर मैं एयरपोर्ट में। तस्वीरें हमेशा कुछ दूरी से ली गई हैं। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही साथ मुझे ये भी लगा कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी या फिर कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे रात और काली होती गई, मुझे और नई तस्वीरें दिखाई देने लगी। तस्वीरें देखकर ये समझ आ रहा था कि उस इंसान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। एक तस्वीर में मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी, जिसे लेना तब तक संभव नहीं था जब तक वो शख्स कमरे के अंदर ना हो, और दूसरे में मैं नहा रही थी और गर्म पानी का धुआं उड़ रहा था। उसी के साथ एक आदमी की परछाई शीशे में दिखाई दे रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने मेरी तस्वीरें ली और मुझे पता तक नहीं चला। अपने इस डर के बीच में मैंने एक नया फोल्डर देखा जिस पर सीक्रेट लिखा हुआ था और वो एक पासवर्ड के जरिए ही खुलता था। मैं पासवर्ड गेस करने की कोशिश करती रही लेकिन नाकाम होती गई, और तभी मैंने एक और तस्वीर देखी जो बाकियों से अलग थी। वो तस्वीर इसी फोन की थी जो मेरे किचन की टेबल पर रखा हुआ था और उसके नीचे टेबल पर 4 डिजिट का नंबर लिखा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये तस्वीरें अपने आप मेरे सामने कैसे आ रही थी, लेकिन कांपते हुए हाथों से मैंने उस कोड को सीक्रेट फोल्डर खोलने के लिए एंटर किया। उस फोल्डर में मैंने खरगोश के बिल की तरह एक छुपे हुए शख्स की डरी हुई जिंदगी देखी। वो फोन हाल ही में हुए एक लोकल जगह पर मशहूर फोटोग्राफर का था, जिसमें डर को तस्वीरों में कैद करने की क्षमता थी। उसके बारे में अखबारों में लिखा गया था कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो अब तक पूरा नहीं हुआ था। इस प्रोजेक्ट में कई तरह की तस्वीरें जिन्हें जिंदगी और मौत के बारे में बताते हुए कैप्चर किया गया था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मैं एक एक कड़ी को जोड़ने लगी। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी बड़ा छिपा हुआ था। लेकिन मैं ही क्यों, और ये तस्वीरें इस वक्त क्यों दिख रही हैं? अब जैसे जैसे रात काली होती जा रही थी तो जिसके होने का एहसास मुझे तस्वीरों में लग रहा था, अब वही एहसास मुझे अपने घर की दीवारों में भी महसूस होने लगा था। उसकी शुरुआत शीशे से हुई। हर एक परछाई में मेरी नहीं बल्कि किसी और की झलक थी। वो एक आदमी था। उसने अपने हाथ में कैमरा कुछ इस तरह उठाया हुआ था जैसे वो मेरे डर का एक परफेक्ट शॉट लेने के लिए तैयार हो। मैं हैरान था। खिड़कियां तक उस फोटोग्राफर के लिए फ्रेम का काम कर रही थी। वो कुछ नहीं करता था, बस उसकी परछाई कहीं ना कहीं दिखती रहती और उसका फोकस हमेशा मेरे ऊपर रहता, बिल्कुल शांत। नींद आना तो बहुत दूर की बात हो गई थी। मेरी रातें बुरे सपनों जैसी हो गई थी, जहां कैमरा की फ्लैश मुझे गलियारे में पकड़ती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो फोटोग्राफर मरने के बाद भी उस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा था, जिसमें उसने मुझे अपनी उस गैलरी का हिस्सा बना लिया था, जिसमें मैं भाग नहीं लेना चाहती थी। मैं इस चीज का अंत करना चाहती थी और उसके लिए मैं डरी भी हुई थी और मुझ में दृढ़ता भी थी। मैंने उस फोन को खत्म करने का हर उपाय अपनाया। उसे तोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे जलाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। उस फोन को एक खरोच भी नहीं आई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। तस्वीरें बदलने लगी। अब उनका मेरे डर से कोई लेना देना नहीं था। वो मुझे पुरानी और अंधेरे से भरी जगह की तस्वीरें दिखाने लगी। सिर्फ उन तस्वीरों को देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हर तस्वीर उस फोटोग्राफर की जिंदगी और उसकी रहस्यमयी मौत से जुड़ी हुई थी। मैं समझ गई थी कि मुझे एक ऐसी पहेली को सुलझाने का कार्य दिया जा रहा है जिसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती, और वो था उसकी आत्मा को इंसाफ दिलाने या बदले लेने की गुत्थी। और फिर एक बारिश वाली रात उस फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। वो एक वीडियो कॉल था। मैं फोन उठाने में झिझक रही थी। मेरा दिमाग कह रहा था कि मैं उसे नजरअंदाज कर दूं, लेकिन मुझे जवाब चाहिए था और मेरी इस चाहत ने मुझे फोन उठाने पर मजबूर किया। स्क्रीन थोड़ी सी झुलमिलाई और फिर एक कमरा दिखाई देने लगा जिसे मैं कुछ तस्वीरों में देखती थी, और उसकी कम रोशनी के बीच वो फोटोग्राफर खड़ा हुआ था। उसका शरीर फीका पड़ चुका था, इतना कि उसके पीछे की दीवार धुंधली दिखाई दे रही थी। उसके पीछे कई औरतों की तस्वीरें थी जहां वो डरी हुई दिखाई दे रही थी। जब उसने बात करना शुरू किया
तो उसकी आवाज़ फुसफुसा कर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद कमरा उसकी आवाज़ से गूंज रहा था। उसने अपनी बातों से मुझे ये समझाया कि मैं एक आखिरी टुकड़ा हूँ, और तब जाकर मुझे समझ आया कि उसका मकसद सिर्फ डरे हुए भाव की तस्वीर लेना नहीं था, और ना ही कि वो किसी तरह का बदला लेने की कोशिश कर रहा था, बल्कि एक रिवाज का हिस्सा था जहां उसे एक आखिरी पड़ाव पूरा करना था। उसकी मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि वो एक बलि थी जिसे वो दोबारा मेरे साथ दोहराना चाहता था। जैसे ही मुझे सच्चाई का पता चला, मुझे डर भी लगने लगा और साथ ही साथ स्पष्टता भी मिल गई। उस फोन का माध्यम से वो सिर्फ मुझे डराना ही नहीं चाहता था, बल्कि इस दुनिया से जुड़ा भी रहना चाहता था, ताकि वो अपने खौफनाक प्रोजेक्ट को पूरा कर सके, और मैं उसका आखिरी शिकार थी। उसके मास्टरपीस को पाने की आखिरी चाबी उसके फोन में देखकर मुझे किसी भूत के होने की शक्ति महसूस हो रही थी। वो उस फोन के जरिए मुझे डराकर अपना काम पूरा करना चाहता था। अगर ये फोन उसके मिशन को पूरा करने का जरिया था, तो ये उसके अंत की वजह भी बन सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे डराने की कोशिश करना शुरू किया, लेकिन बदले में मैंने वापस उसे घूर कर देखा और जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। तुम्हें डर देखना है? मेरी आवाज में दम था। तो फिर तुम गलत लड़की की तरफ देख रहे हो। मैं अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ले आई और वो एक झटके में हिल गया। मेरे कमरे की खिड़कियां कांपने लगी और उनके कांच धीरे धीरे टूटने लगे। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को संभाले रखा और मुस्कुराती रही। वो चिल्लाते हुए जोर जोर से रोने लगा और दूसरी तरह मेरा बिस्तर भी हिलने लगा। दीवार से फ्रेम गिरने लगे, कुर्सियां फिसलने लगी, लेकिन मैं मुस्कुराती रही। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। कॉल कट गई। मेरी तस्वीरें फोन से हट चुकी थी, और यहां तक कि सीक्रेट फोल्डर भी। आखिरकार वो भयानक सपना अंत हो गया था। मैं हमेशा से ही एक शौकीन यात्री रहा हूं, और मैंने पिछले कई सालों में बहुत सारी यात्राएं की हैं। मैं जहां भी रहता हूं, वहां की हर ट्रेल और हाइकिंग की सभी अच्छी जगहों में घूमता हूं, और जब भी मैं कहीं घूमने जाता हूं तो पहले वहां की सबसे पास ट्रेल खोजता हूं। मुझे नेचर के बीचों बीच रहना पसंद है। जब भी हो सके ऐसा करने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। खैर, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मेरे साथ 2 साल पहले हुई थी। मैं एक हाइक के लिए जंगलों में गया था, और वो जगह मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी। वास्तव में जंगल के बाहर से एक लंबी पैदल यात्रा का रास्ता था, लेकिन मैं उस ट्रेल से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो मैं पहले कर चुका था। जंगल काफी सुंदर था, और उसके अंदर कच्चे रास्ते बने हुए थे जो आम नहीं थे। इस एक स्थान पर चलने की बहुत ज्यादा जगह थी, और जैसे कि मैंने बताया कि वो एक आम रास्ता नहीं था। मैं इस ट्रेल पर करीब 30 मिनट तक चलता रहा, लेकिन फिर वो जगह काफी बंजर होने लगी, और कुछ वक्त के बाद मुझे ये भी एहसास हुआ कि रास्ते के लिए मैं सही जूते नहीं पहन के आया हूँ। इसलिए मैं वापस मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगा। मैं गाड़ी में बैठा और वापस अपने घर की तरफ जाने लगा कि अचानक मुझे मालूम पड़ा कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। मुझे ठीक उसी तरह महसूस हुआ जैसे किसी को अपना फ़ोन खोने पर होता है, और अपनी गाड़ी में चेक करने के बाद मुझे याद आया कि जब से मैंने हाइकिंग शुरू की थी, तब से मैंने अपना फ़ोन का इस्तेमाल किया ही नहीं था। थोड़ा और याद करने पर मुझे लगा कि शायद मैं जानता हूँ कि मेरा फ़ोन कहाँ रह गया होगा। शायद एग्जैक्ट लोकेशन वो ना हो, लेकिन फ़ोन उसी जगह के आसपास हो सकता है। मुझे लगा कि शायद ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के चक्कर में फ़ोन मेरी जेब से गिर गया। जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ, तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन मैं पहले भी रात के समय जंगल के अंदर जा चुका हूँ, और मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अपने अलावा मैंने वहाँ किसी और को नहीं देखा। इसलिए मुझे इस बात का डर भी नहीं था कि शायद कोई मेरा फ़ोन ले गया होगा। सभी लोगों की तरह मैं भी अपने हर काम के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए अंधेरा होने के बावजूद मैंने तय किया कि मैं अपना फ़ोन लेने वापस जाऊँगा, और मुझे यकीन था कि मैं उसे ढूंढ लूँगा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा और मैंने दोबारा से उसी रास्ते पर चलने के बारे में सोचा, तो मैं झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे रात में अकेले जंगल के अंदर जाने में डर तो लग रहा था। मैं उस जगह तक चलता रहा जिसके बाद मैंने अपना रास्ता बदल लिया था। मैं हमेशा से ही रास्ते और लैंडमार्क याद रखने में माहिर रहा हूँ, इसलिए मुझे यकीन था कि इस जगह से मैंने टर्न लिया था। उसके बाद मैंने कम इस्तेमाल होने वाले रास्ता लिया और तब तक चलता रहा जब तक बंजर जमीन नहीं आ गई, जहाँ मुझे उम्मीद थी कि मेरा फ़ोन हो सकता है। जैसे ही मैं उस जगह तक पहुंचा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई आवाज़ सुनी है। वो आवाज़ मुझसे करीब 50 फीट की दूरी से आई थी। मैं उस आवाज़ को सुनने के बाद रुक गया और एकदम शांत हो गया। जैसे ही मैंने वापस से चलना शुरू किया, मुझे और आवाज़ें सुनाई देने लगी। हालांकि मुझे लगा कि वो किसी तरह के जानवर की आवाज़ थी, और मैंने उस दिशा में देखा भी, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। इसके बाद मुझे एक बार फिर दूर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई थी, लेकिन वो सुनने में किसी इंसान की लग रही थी,
जिस तरह से पैर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, ये एक आम बात नहीं थी कि कोई इस वक्त टहलने आएगा। मैं घबरा गया और मैंने तय किया कि मैं आवाज़ लगाऊंगा और पूछूंगा अगर कोई वहाँ है तो, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं नहीं जानता था कि वो किस तरह का जानवर हो सकता है, और जैसे जैसे मैं पास गया मुझे मेरा फोन जमीन पर गिरा हुआ मिल गया। मैं जो चीज ढूंढ रहा था उसे पाकर मुझे सुकून मिला। अब मैं जंगल से बाहर निकल सकता था। मैंने अपना फोन उठाया और जैसे ही मैंने ऐसे किया मुझे और ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने आसपास देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ दूरी पर एक आदमी को पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा है। मैंने सिर्फ उसकी टांग देखी थी, वो भी 1 सेकंड के लिए, और बस मैंने तय कर लिया कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहां से निकल जाऊंगा। मैं भागना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया, लेकिन जल्द ही मेरे पैर तेजी से आगे बढ़ने लगे और जैसे ही मैंने अपने पीछे और ज्यादा आवाजें सुननी शुरू की तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और भागने लगा। मैं जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागा। पीछे से आवाजें आती रही और मैं उन्हें सुनता रहा। सुनने से ये पता नहीं चल पा रहा था कि क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है या नहीं। मैं एक भी सेकंड और वहां पर नहीं बिताना चाहता था। मुझे मेरा फोन मिल गया था और मैं वहां से निकलकर खुश था। जब मैं आखिरकार अपनी गाड़ी में आकर बैठा, मैंने उसे फौरन चलाया और घर के लिए निकल गया। जब मैं घर पहुंचा तब जाकर मुझे अपना फोन आराम से बैठकर देखने का मौका मिला। मैंने कुछ मैसेजेस के जवाब दिए जो मुझे आए हुए थे और मैंने देखा कि मेरे फोन का कैमरा ऑन था। जब मैंने उसे खोला तो मुझे उसमें कुछ तस्वीरें दिखाई दी जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया। उसमें कई तस्वीरें थी जो तब ली गई थी जब फोन मेरे पास नहीं था और जंगल में कहीं खो गया था। एक तस्वीर आसमान की थी, कुछ जमीन की जो धुंधली थी, और फिर मैंने एक तस्वीर देखी जो किसी आदमी की लग रही थी, लेकिन वो भी बहुत धुंधली थी। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उन तस्वीरों को देखकर मैं बहुत डर गया। वहां सच में कोई था, जंगलों के बीचों बीच, वो भी इतनी रात को, और मेरा फोन किसके पास था? मुझे यकीन है कि जिसने भी मेरा फोन में ये तस्वीरें ली थी वो उस रात जंगल में मेरे आसपास था, और ये मेरे लिए एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था। पिछले साल मुझे एक भयानक अनुभव हुआ। मैं एक छोटे से घर में अकेला रहता हूँ और मुझे वहां रहते रहते अब 3 साल हो गए। मेरे घर में 2 बेडरूम और सिर्फ 1 बाथरूम है, लेकिन मेरे लिए इतनी जगह काफी है। इसी के साथ साथ मेरे घर के आगे एक छोटा सा आंगन और घर के पीछे भी थोड़ी जगह है। शुक्रवार की एक रात जब मैं काम से घर लौट रहा था, उसके बाद मुझे कहीं और नहीं जाना था, इसलिए अगले दिन शनिवार को मेरे अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान बना लिया। मैंने तय किया कि मैं घर के बचे हुए काम करूंगा और उन्हें खत्म कर दूंगा। ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं रोज करता हूं, पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मैं वीकेंड के लिए छोड़ देता हूं, जैसे कि कपड़े धोना, घर की सफाई करना। मेरे पूरे घर में कारपेट लगा हुआ है। घर आने के बाद मैं कपड़े धोता हूँ, सफाई की, और यहाँ तक कि बाथरूम भी साफ किया। मैंने और भी कई चीजें अपनी जगह पर रखी और ये करने में मुझे 1.5 से ज्यादा घंटा लग गया। और इसके बाद मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाने वाला था। मैंने उसकी रेसिपी अपने फोन में सेव की हुई थी और आज मैं उसे ट्राई करने वाला था, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास मेरा फोन नहीं था। जाहिर सी बात है कि सफाई और बाकी काम करते हुए मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। आमतौर पर मैं उसे कॉफी की मेज पर रखता हूं और कभी कभी मैं उसे सोफे पर भूल जाता हूं, लेकिन दोनों जगह ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिला। मुझे अभी तक चिंता नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने पूरी किचन की छानबीन की वो नहीं मिला, तब मुझे टेंशन होने लगी। मैंने बाथरूम और बेडरूम में भी चेक किया, हालांकि मैं जानता था कि फोन वहां नहीं हो सकता, और वहां हुआ भी, वो नहीं मिला। मुझे लगने लगा कि मैंने कहीं उसे खो तो नहीं दिया, अपने ऑफिस में कहीं और। लेकिन जब मैंने याद किया तो मुझे पता चला कि घर आने के बाद मैंने अपना फोन इस्तेमाल किया था। मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था, इसलिए मैं इतना तो जानता था कि फोन घर में ही कहीं है। मैंने अपने सोफे के सारे कुशन्स हटा दिए और वो वहां भी नहीं था। तो बात यह थी कि मैं अपना घर उथल पुथल कर चुका था, लेकिन मुझे कहीं फोन नहीं मिला, जिससे मैं हैरान हो गया। मेरे घर पर कोई फोन नहीं लगा हुआ, इसलिए मैं फोन मिलाकर यह भी पता नहीं कर सकता कि वो कहां था। मैंने आखिर में जिस जगह पर चेक करने के बारे में तय किया वो था मेरा बेसमेंट। वो इकलौती ऐसी जगह थी जो ठीक से नहीं बनी हुई थी और मैं बेसमेंट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। वहां हर तरह की पाइप्स रखी हुई थी और बहुत से बक्से भी। मैंने वैक्यूम भी वहीं रखा हुआ था, लेकिन वो सीढ़ियों से उतरते ही साइड पर रखा था। इसलिए मैं पहले जब वहां आया तो सिर्फ वैक्यूम उठाने ही आया था और फिर एक बार उसे वापस रखने। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जब मैं वैक्यूम लेने या उसे रखने आया तब वो मेरी जेब से फिसल कर गिर गया हो। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता कि वो और कहां हो सकता है। मैंने बेसमेंट की लाइट जलाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हालांकि उस लाइट से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बल्ब सिर्फ सीढ़ियों तक ही रोशनी दे रहा था। मैंने वैक्यूम वाली जगह पर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इसलिए मैं वापस जाने के लिए मुड़ गया कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे मैंने किसी को बेसमेंट में देखा है।
जिस जगह से मुझे आवाज आई थी वहां तक मेरी नजर नहीं जा रही थी, क्योंकि वो बेसमेंट का काफी अंधेरे भरा हिस्सा था। आवाज सुनकर मैं रुक गया और मैंने पीछे मुड़कर उस तरफ देखा। तभी मैंने वहां एक आदमी की परछाई देखी। वो बड़े बड़े बक्सों के पीछे से बाहर निकल कर आया। वो देखने में बहुत डरावना था और सच कहूं तो उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं उसे देखकर 1-2 सेकंड के लिए इतने सदमे में चला गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर वो आदमी अपनी जगह से उठा और मेरी तरफ आने लगा। मैं पीछे मुड़ा और फौरन सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं बहुत घबरा गया था। मैं बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचा और वहां से बाहर भाग गया। जाते हुए मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और घर से बाहर निकलने के लिए मैं दरवाजे की तरफ भागा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने घर से बिल्कुल बाहर आंगन में नहीं आ गया। इन सब के दौरान मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, सिर्फ परिस्थिति के हिसाब से रिएक्ट कर रहा था। मैं बस अपने घर से बाहर निकलना चाहता था और बाहर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास घर की चाबियां तो है ही नहीं और जाहिर है मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है, इसलिए मैं पुलिस को फोन भी नहीं कर सकता और ना ही गाड़ी चला सकता हूँ। अब मैं घर के अंदर तो वापस नहीं जाने वाला था चाबियां लेने, इसलिए मैं पड़ोसी के घर की तरफ भागा। मैं बिल्कुल बगल वाले के घर इसलिए नहीं रुक गया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो लड़का बाहर आकर मुझे पकड़ डाले, इसलिए मैं अपने घर से कुछ दूरी वाले पड़ोसी की तरफ गया और उनका दरवाजा खटखटाने लगा। मैं नहीं जानता कि वहां कौन रहता था, लेकिन मैं बस उम्मीद कर रहा था कि वो दरवाजा खोल दें। करीब 30 सेकंड तक खटखटाने के बाद आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोला। मैंने उन्हें कहा कि वो पुलिस को फोन करें और फिर मैंने उन्हें सब कुछ समझाया। उन्होंने पुलिस को फोन कर दी और हम सब उनके घर के दरवाजे पर खड़े होकर पुलिस के आने का इंतजार करने लगे और साथ ही हमने मेरे घर पर भी नजर रखी। हालांकि मुझे कोई भी बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिया। मैं नहीं जानता कि वो लड़का अभी भी मेरे घर के अंदर था या नहीं। पुलिस ने भी आने में ज्यादा देर तक नहीं की, कुछ ही मिनट में मेरे घर पहुंच गई। मैं अपने पड़ोसी के साथ आगे तक गया और ऑफिसर से मिला। फिर पुलिस मेरे घर के अंदर घुसी और हम बाहर खड़े होकर इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद पुलिस उस लड़के को लेकर बाहर निकली। ये वही लड़का था जिसे मैंने अपने घर के बेसमेंट में देखा था। वो अभी भी मेरे घर में ही था, बल्कि घर के बेसमेंट में पकड़ा गया। उसकी जेब में मेरा सेल फोन था। मुझे मेरा फोन वापस मिल गया, लेकिन इस पूरे सीन ने मुझे बुरी तरह हिलाकर रख दिया। मैं नहीं जानता कि उसने मेरा फोन कब और कैसे लिया। मैं सिर्फ इसी बात पर अटका हुआ हूँ कि एक लड़का मेरे घर में था। जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तब शायद वो मुझसे बचकर ऊपर आया होगा, मेरा फोन लिया होगा और वापस नीचे चला गया। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। हो सकता है कि मैंने घर का दरवाजा बंद करना भूल गया हूँ, या फिर शायद वो खिड़की से अंदर आ गया होगा, क्योंकि दरवाजा टूटने या फिर किसी के जबरदस्ती घर में घुसने का कोई सबूत नहीं था। जो भी है, अब उस दिन से मैंने अपने घर में कैमरा लगा लिया और मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि घर का दरवाजा हमेशा बंद हो।